नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहता हूं और ये पंक्तियां किसी भी कविता की नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर धमकियां हैं। जागो जागो, सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लर्जन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है। हम क्या चाहते आजादी, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लाह। अगर कश्मीर में रहना होगा, अल्लाहू अकबर कहना होगा। ए जालिमों, ए काफिरों, कश्मीर हमारा है, यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा। रालिफ गालिफ या चालिफ, हमारे साथ मिल जाओ या मरो या फिर भाग जाओ। ये वो धमकियां हैं जो कश्मीर घाटी के भीतर मस्जिदों से, लाउड स्पीकर्स के माध्यम से और कुछ आतंकवादियों के सरगनाओं के माध्यम से वहां पर आज से लगभग 3 दशक पहले गूंजती थी। आप कल्पना कीजिए कि आप जिस भी इलाके में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी जिले में रहते हैं या फिर जिस भी राज्य में रहते हैं इस देश के, अगर वहां पर इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार के नारे अगर गूंजने लगे तो आप पर क्या बीतेगी। खुलेआम कश्मीर घाटी, जो एक शांति प्रिय घाटी थी, हिंदू धर्म से जुड़े हुए, वहां पर इतने सारे ऐतिहासिक कार्य हुए, रचनाएं हुई, आविष्कार हुए, उस कश्मीर घाटी की फिजाओं में इस प्रकार का जहर घोला गया। जो वहां पर पीढ़ियों से रह रहे थे, उन्हें अचानक एक रात में वहां से जाने का यह फरमान जारी हो जाता है कि आप यहां से चले जाइए। ऐसे ऐसे नारे लगाए जाते हैं कि हिंदू जो पुरुष हैं वो यहां से भाग जाएं या फिर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें, और अगर ये दोनों तरीके नहीं वो अपनाते हैं, दोनों में से एक, तो फिर उन्हें मरना होगा। यह भी कहा गया कि हिंदू पुरुष यहां से चले जाएं और अपनी महिलाओं को पीछे छोड़ दें। इसका अर्थ क्या है यह समझाने की आवश्यकता नहीं है। यह इतनी बड़ी त्रासदी है, यह इतनी बड़ी विभीषिका है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि लगातार हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टीज हो, उस राज्य की जो कि इस समय केंद्र शासित प्रदेश है, वहां के राजनीतिक दल हो, वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, या देश के कुछ लिबरल्स हो, देश के कुछ ऐसे लोग हो जो अपने आप को सेकुलर मानते हैं और सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में बहुसंख्यक आबादी के साथ जो कुछ भी हुआ उसको बड़ी आसानी के साथ इन दशकों में इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। शर्म नहीं आती इन लोगों को, शर्म नहीं आती। लेकिन आज की इस वीडियो पर मैं दोस्तों बात करूंगा इसी त्रासदी के बारे में, संक्षेप में बात करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं डिटेल में गया तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी, ये दिन छोटा पड़ जाएगा, हो सकता है ये महीना भी छोटा पड़ जाए। सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में मैं हमारे तमाम कश्मीरी पंडितों, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाइयों, हमारे जो बड़े वहां पर लोग थे, बड़े बुजुर्गों, उन सब से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं, हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस दर्द को झेला होगा, जिस दर्द को झेला है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों, कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। जस्टिस, न्याय, इंसाफ,
उन्हें नहीं मिला। अपनी माटी से, अपने पैतृक भूमि से विस्थापित हो चुके हैं वो लोग। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। क्या सोच सकते हैं आप कि इस देश के ही नागरिक हैं वो, इसी देश के नागरिक, इसी देश के अंदर शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। कारण सिर्फ एक, क्योंकि उनको धार्मिक आधार पर पहले उनका नरसंहार किया गया, जिसके बाद उनका बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। और फिर उससे भी ज्यादा दुखद बात यह रही कि जब उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था, तब भी सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने इन तमाम चीजों पर अपनी आंखों को मूंदे रखा। और फिर जब ये पूरी घटना हो गई तो आज तक भी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कोशिशें नाम मात्र की कोशिशें हो रही हैं, बड़ी ही धीमी गति के साथ कोशिशें हो रही हैं। इन तमाम चीजों के बीच जब कहीं ना कहीं ये मुद्दा उस प्रकार की लोकप्रियता कह लीजिए या उस प्रकार के डिस्कशंस को नहीं ग्रैब कर पाता है, नहीं प्राप्त कर पाता है, तो उस बीच एक फिल्म आती है, द कश्मीर फाइल्स। 11 मार्च 2022 को, यानी आज से कुछ दिन पहले ये फिल्म रिलीज होती है। विवेक रंजन अग्निहोत्री इस फिल्म को डायरेक्ट करते हैं और इसमें अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार जैसे लोग इसमें, जैसे अभिनेता, जैसे कलाकार इसमें अभिनय करते हैं। और फिर चर्चा होती है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंडिंग में आती है मूवी। इसका कलेक्शन भी बढ़ता है, मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक इसकी बात करते हैं और यहां पर उन तमाम चीजों का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि दरअसल इस देश के भीतर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच सेलेक्टिव है। कहते हैं कि इस देश के भीतर जो मुद्दे हैं उनको भी सेलेक्टिव अप्रोच के साथ सेलेक्ट किया जाता है। सेक्युलरिज्म के नाम पर बहुसंख्यक हिंदू आबादी के साथ जो कश्मीर घाटी के भीतर अल्पसंख्यक थी, उसके साथ जो अत्याचार हुआ, उनका जो नरसंहार हुआ, उस पर आंखें मूंद लेती है, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, लेकिन कोई भी उस दर्द को नहीं फील करता है। एक फिल्म ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। सोचिए, ये फिल्म, मैंने इस फिल्म को देखा बीते दिनों और मैं आपको ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ रिव्यू बताता हूं। आपने कई जगह देखा होगा, मैं आपको बताता हूं। इस मूवी को जब से ये स्टार्ट हुई, थिएटर में पिन ड्रॉप साइलेंस था, पिन ड्रॉप साइलेंस। जब ऐसे सीन्स आए जिन्होंने वाकई में हमारी आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया, रूह कांप गई। ये कल्पना कर कि अगर फिल्म में इतना दिखाया गया है तो हकीकत में, वास्तविकता में क्या कुछ हुआ होगा, कितना कुछ हमारे उन कश्मीरी पंडितों ने, कश्मीरी हिंदुओं ने और वहां पर रह रहे गैर मुसलमानों ने झेला होगा। और इसमें मैं कुछ मॉडरेट मुस्लिमों को भी जोड़ूंगा। इन तमाम लोगों ने झेला, हम नहीं उसको शब्दों में बयां कर सकते। कल्पना कीजिए कि महिलाओं को उनका सामूहिक बलात्कार किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको आरी से काट दिया गया जिंदा, उनको जो मशीनें होती हैं उसमें लगा दिया उनके शरीर को जीवित, उनको उस शरीर को, उस महिला को जीवित उन मशीनों के नीचे उन्होंने डाल दिया और फिर उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। और ये सब लोगों के सामने हुआ। किसी का बेटा उस दर्दनाक तस्वीर को, दर्दनाक दृश्य को देख रहा होगा, किसी का पति, किसी का ससुर, किसी के परिवार के अन्य सदस्य घरों से बाहर निकालकर उनके धार्मिक आइडेंटिटी के नाम पर उनको एक कतार में खड़ा करके उनको सर पर गोली मारी जाती थी। क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या युवक, क्या पुरुष और क्या बच्चे, किसी को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। और बड़ी बेशर्मी के साथ इन लोगों को दिल्ली में इनवाइट किया जाता था। प्रधानमंत्री के साथ इनकी तस्वीरें हैं हाथ मिलाते हुए। कई सारे ऐसे प्रभावशाली, तथाकथित प्रभावशाली लोग, उनके साथ इनकी तस्वीरें हैं। इंटरव्यू इनके हुए थे और वहां बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग कश्मीर की आजादी का नारा लगाते हैं। ये लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ,
नरसंहार हुआ, हमने नरसंहार किया। गिनते हैं ये लोग कि इन्होंने इतने कश्मीरी पंडितों को मारा, कश्मीरी हिंदुओं को मारा, मौत के घाट उतारा। इनको इस बारे में घमंड है, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इन्होंने उन मासूम निर्दोष लोगों का धर्म के आधार पर, सिर्फ इस आधार पर कि वो हिंदू हैं, उनका नरसंहार किया। और आज जब ये फिल्म आती है और जब इस फिल्म के माध्यम से उस विभीषिका को बयां किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, पर्दाफाश किया जाता है उन लोगों का भी जो इस देश के भीतर, कश्मीर के बाहर बैठकर अपना एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, अपना एक एजेंडा चलाते हैं। इस फिल्म में एक डायलॉग है दोस्तों कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। लेकिन सिस्टम हमारा है, यह बहुत बड़ा बयान है। यह दर्शाता है कि कैसे इस देश के चुनिंदा लोगों ने, लेफ्टिस्ट लोगों ने, जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, उन्होंने कितनी आसानी से इस पूरे नरसंहार को इग्नोर कर दिया। सोचिए, जेनोसाइड को एक्सोडस बताकर इस देश में प्रोपेगेंडा चलाया गया। आपने कितनी टेक्स्ट बुक्स में यह पढ़ा कि कश्मीरी पंडितों का कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो कुछ भी वहां पर हुआ है, क्या हुआ है, डिटेल में आपने कितनी जगह पढ़ा होगा। सच्चाई यह है कि अगर मानता हूं कि इस पर कई सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन फिल्म ये बनी। इससे पहले भी एक फिल्म आई थी, उस पर सवाल उठे, लेकिन ये जो फिल्म आई है, इस फिल्म को आपको देखना चाहिए। और यहां पर हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि यहां पर एक पक्ष ऐसा खड़ा हो गया है जो इसे कह रहा है कि ये एक, चूंकि इस देश में इस समय, मैं खुली बात करूंगा, चूंकि इस देश में इस समय मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, इसलिए इस प्रकार की मूवी बनी है और एक एजेंडा को चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि थिएटर्स के माध्यम से नफरत को फैलाने की कोशिश हो रही है। दुर्भाग्य है, शर्म आती है मुझे इन लोगों पर और बड़ी दया आती है इन लोगों की बीमार मानसिकता पर जो कि इस प्रकार की बातें करते हैं। उन लोगों ने इस नरसंहार को, जिसमें मानवता का अंतिम संस्कार हो गया, इंसानियत को दफन कर दिया गया, इस नरसंहार को इन लोगों ने धर्म के आधार पर बांट दिया। ये लोग ये नहीं कह रहे कि धर्म के आधार पर यह नरसंहार हुआ। इन लोगों ने इस बात को, इस फिल्म को बांट दिया। इन लोगों ने उस डायरेक्टर को बांट दिया, उस डायरेक्टर की तस्वीरें वायरल कर दी जो अतीत में कभी कुछ हुआ होगा। यानी इस मूवी के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात नहीं हुई इस पक्ष के द्वारा। वो ये सिद्ध करने की कोशिश करता रहा कि ये तो एक एजेंडा को ड्रिवन एक मूवी है, ये एक नफरत फैलाने का एक जरिया है, एक धर्म विशेष के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोचिए, इन लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं को इस नजरिए से नहीं देखा कि वहां पर इंसान का कत्ल हुआ, रक्त बहा। इन लोगों ने अपना स्वार्थ निहित जो इनका एजेंडा है उसको चलाया। मैं आपको संक्षेप में दोस्तों कुछ बातें बताना चाहता हूं। 19 जनवरी 1990 की तारीख बड़ी अहम है क्योंकि वहां पर उस दिन कश्मीरी पंडितों के लिए फरमान जारी होता है। और ये तारीख आपने हर जगह देखी होगी जब भी कहीं पर प्रोटेस्ट होते हैं। लेकिन बात सिर्फ एक तारीख तक ही सीमित नहीं है। ये दरअसल ये जो पूरा का पूरा ये आप कह सकते हैं कि इकोसिस्टम बनाया गया कि जिसमें ऐसा माहौल पैदा किया गया कि वहां पर जो कश्मीरी हिंदू हैं, अब आपको यहां से जाना होगा, अब यहां पर केवल और केवल मुसलमान ही रहेंगे, मुस्लिम ही रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि 1980 के से लेकर 1990 के बीच का ये जो पूरा का पूरा दशक है, इस दशक में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई और जिनका आज मैं जिक्र करूंगा। 1980 में जब रूस अफगानिस्तान में दाखिल होता है और वहां पर उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान में दरअसल कुछ मुजाहिदीनों को ट्रेन करता है और उसमें जाहिर सी बात है कि वो जो कश्मीर का इलाका है जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, वहां पर उनका प्रशिक्षण होता है और फिर उसके बाद उनको अफगानिस्तान में भेजा जाता है ताकि रूस के सैनिकों को मारा जाए और रूस को वहां से खदेड़ा जाए, हटाया जाए। तो इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो चूंकि अब है तो पूरा का पूरा कश्मीर ही, कुछ हिस्सा हमारे पास है, कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है।
तो जब वहां पर ट्रेन किया जाता था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो फिर उनका जाहिर सी बात है कि कांटेक्ट होता होगा, क्योंकि भाषा दोनों की सेम है, कोई भिन्न लोग नहीं रहते उधर। हाँ, आज की डेट में वहां पर जो मूल जो कश्मीरी निवासी हैं वो वहां पर नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ पीओके की, मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद जहाँ की राजधानी है। वहां पर अब वहां के जो पंजाबी मुसलमान हैं उनका ज्यादा वहां पर आप कह सकते हैं कि दबदबा है। लेकिन उस दौर में कांटेक्ट होता था, और जो वहशी, जो दरिंदे, जो दानव किस्म के लोग होते थे, क्रूर, ऐसे लोगों को, ऐसे जाहिलों को भर्ती किया जाता था। और फिर ये लोग कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा है, थे उस टाइम पे भी और आज भी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन आया तो हमेशा से कई सारे ये कयास लगाए जाने लगे, और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात कहते हैं कि दरअसल अफगानिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामिक राज आना ये भारत के लिए भी एक संकट का विषय हो सकता है, चिंता का सबब है ये। क्योंकि उन लोगों से कई सारे लोग आप कह सकते हैं कि प्रभावित हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं, जिनके मन में कट्टर इस्लामिक विचारधारा है। लेकिन बहरहाल ये कहानी तब से शुरू होती है, ये नरसंहार का पूरा किस्सा तब से शुरू होता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ा इसमें जो आप कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो आता है वर्ष 1986 में। इससे पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होते हैं, लेकिन फिर जो बड़ा आप कह सकते हैं टर्न आता है वो आता है 1986 में। गुलाम मोहम्मद शाह ये फारूक अब्दुल्ला के बहनोई थे, और इन्होंने दरअसल 1986 में केंद्र सरकार की मदद से, आप कह सकते हैं तब की तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी इस देश के भीतर, उनकी सहायता से उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से सत्ता को छीन लिया था, और जम्मू कश्मीर के वो स्वयं खुद ही वो मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर उसके बाद वो एक बहुत ही खतरनाक एक ऐलान करते हैं, एक निर्णय लेते हैं, और उस निर्णय में ये बात कहते हैं कि जम्मू संभाग के न्यू सिविल सेक्रेटरिएट एरिया में एक मंदिर था, वहां पर एक ऐतिहासिक पुराना मंदिर, उस मंदिर को गिराकर वहां पर एक मस्जिद बनवाई जाए, शाह मस्जिद। जाहिर सी बात है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये अपने नाम पे इसने मस्जिद बनाने का एक ऐलान किया। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि वहां पर जो हिंदू लोग रहते थे उन सब ने विरोध किया, और इस पूरे के पूरे जवाब में वहां पर दंगे भड़क गए। दंगे कहां भड़के? दक्षिण कश्मीर और सोपोर के इलाके में। यहां पर जो हमले हुए, वहां पर प्रॉपर्टीज को लूटा गया, हिंदू जो कश्मीरी थे, जो माइनॉरिटीज थे, उनकी प्रॉपर्टीज को लूटा गया, जमीनों को उनकी कब्जा किया गया, दुकानों को लूटा गया, घरों पर अपना कब्जा कर लिया गया। इस प्रकार से वहां पर अराजकता फैल गई। और फिर इसके बाद 1986 वर्ष की 12 मार्च को जब वहां के राज्यपाल जगमोहन थे, उन्होंने इस गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को, दंगे चूंकि ये नहीं रोक पाए इसलिए इनको बर्खास्त कर दिया। चूंकि बर्खास्त कर दिया तो इसके अगले वर्ष 1987 में चुनाव हुए, और वहां पर कुछ कट्टरपंथी भी वहां पर चुनाव लड़े थे पॉलिटिकल पार्टीज के सामने। तो वहां पर कट्टरपंथियों की हार हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आपके यहाँ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट वीक होती है, या कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स आते हैं, जनता का विश्वास वो उस पर नहीं हो पाता है, वो अपने ऊपर बनाए नहीं रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कट्टरपंथी ताकतें उठती हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं समाज के भीतर जो इस फिराक में होते हैं कि कब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो और हम निकल कर आए बाहर सांप के बिलों से। लेकिन वहां पर आप कह सकते हैं कि 87 में तो वहां पर चुनाव हुए और फिर सरकार भी बन गई। लेकिन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट और ये आया कि यहां पर दरअसल जुलाई 1988 के वर्ष में, जुलाई महीना जो कि वर्ष 1988 का था, वहां पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनता है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF। और यहां पर कश्मीर को भारत से अलग करने की आप कह सकते हैं प्रण लिया जाता है, संकल्प लिया जाता है। 14 सितंबर 1989 को 1989 में भाजपा के नेता पंडित टीका लाल टपलू, आप ध्यान से इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम कई जगह यूज भी हुआ है, मूवी में भी दिखाया गया है, कई टेक्स्ट बुक्स में भी आपने पढ़ा होगा। भाजपा के ये नेता थे, बीजेपी के, पंडित टीका लाल टपलू, इनको मार दिया जाता है खुलेआम लोगों के सामने। कहा जाता है कि ये वहां पहली हत्या थी, और
कश्मीरी पंडितों के भीतर एक खौफ को पैदा करने की एक पूरी मंशा के साथ यह हत्या की गई थी। फिर इसके कुछ महीनों के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद, रिटायर्ड जज न्यायाधीश नीलकंठ गंजू की हत्या की गई। गंजू की पत्नी को किडनैप कर लिया गया और उसके बाद वो कभी नहीं मिली। इसके अलावा वकील प्रेमनाथ भट्ट को मार दिया गया। 13 फरवरी 1990 को श्रीनगर के टेलीविजन केंद्र के निदेशक माफ कीजिएगा, लासा कौल की हत्या की गई। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर भाजपा के एक नेता, रिटायर्ड जज, वकील, टेलीविजन केंद्र के निदेशक, ऐसे तमाम प्रभावशाली लोगों की हत्या की गई। अब आप देखिए कि एक समाज के भीतर या एक कम्युनिटी के भीतर अगर दर्द या कह लीजिए खौफ को बिठाना है तो यह हथकंडा अपनाया जाता है कि वहां के उस कम्युनिटी के जो प्रभावशाली लोग हैं उनकी हत्या की जाए। आपको मैं एक सत्य बताता हूं, उस दौर में जो ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जो मुस्लिम वहां पर रहते थे, कश्मीरी मुसलमान, उनके ऊपर इकोनॉमिक तरीके से, आर्थिक तौर पर बड़ा अत्याचार उनके साथ हुआ, सोशो इकोनॉमिक तरीके से। अब इसका कारण आप समझिए, कश्मीरी जो हिंदू थे वहां पर, वो पढ़ाई लिखाई में काफी, आप कह सकते हैं कि मग्न रहते थे, बड़े होनहार, बड़े ही मेधावी लोग थे, पढ़ाई करते थे, काम करते थे और बड़े भाईचारे के साथ, सौहार्द के साथ रहते थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने पढ़ाई नहीं की, इन लोगों ने सिर्फ जिहाद किया, नफरत फैलाई, ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाए कि इस्लाम खतरे में है। कोई धर्म क्या किसी अन्य दूसरे धर्म की कम्युनिटी के आने से खतरे में आ सकता है, लेकिन इन लोगों को, इन जाहिलों को वो खतरे में दिखा। इसी दौरान दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुलाई से लेकर नवंबर के बीच 1989 में 70 ऐसे अपराधी थे, खूंखार अपराधी, जिनको जेल से रिहा किया गया और इसका जवाब आज तक, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उन्होंने नहीं दिया। 4 जनवरी 1990 एक और टर्निंग पॉइंट आता है। उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन पाकिस्तान द्वारा जो प्रायोजित है, पाकिस्तान में इसका पूरा हेडक्वार्टर है और भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र रचता है। इसने एक विज्ञापन छपवाया और विज्ञापन में ये बात लिखी कि सारे पंडित कश्मीर की घाटी को छोड़कर चले जाएं। फिर एक अल सफा नाम का वहां पर एक अखबार आता था, उसमें भी इसी विज्ञापन को दोबारा छापा गया। चौराहों पर, मस्जिदों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, घरों के बाहर चिन्हित कर दिया गया कश्मीरी पंडितों के घरों को। हर जगह ऐसे पोस्टर्स लगाए गए कि अब इन लोगों को यहाँ से चला जाना चाहिए, या फिर इस्लाम धर्म को कबूल कर लेना चाहिए, या फिर अगर ये दोनों नहीं करते तो इनको मार दिया जाएगा। और दुखद बात यह है कि इस प्रकार की जब चीजें वहां पर फैलने लगी, जैसे इस प्रकार के विज्ञापन वहां पर लगने लगे, तो लोगों ने भी समर्थन नहीं किया। स्थानीय लोगों ने भी चुन चुन कर इनके घरों को, अगर मान लीजिए आतंकवादी सर्च के लिए आते थे, क्योंकि आतंकवादी जो वहां पर थे वो बेरोक टोक इनके घरों में घुस जाते थे, दाखिल हो जाते थे कश्मीरी हिंदुओं के, और फिर वहां पर उनके पुरुषों को सर्च करते थे और जैसे ही वो मिलते थे उनको मार देते थे। और उनकी जो घर में महिलाएं होती थी, स्त्रियां होती थी, उनके साथ जघन्य अपराध करते थे, बलात्कार तक करते थे। और फिर कईयों के साथ ऐसी अमानवीय घटनाएं हुई हैं, ऐसे दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसे अत्याचार हुआ है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि शब्द नहीं है मेरे पास। जिंदा उनके साथ क्या कुछ होता था आप कल्पना कर सकते हैं। सोचिए, एक विज्ञापन मेरे पास है, जब मैं रिसर्च कर रहा था इस पूरे में, तो यहां पर विज्ञापनों में क्या लिखा है? 80 गछी पाकिस्तान बटफ रोयस ता बटनेव सान, ये उनकी स्थानीय भाषा है कश्मीरी, उसमें ये लिखा है। इसका जो हिंदी में अनुवाद है वो ये है, हमें पाकिस्तान चाहिए पंडितों के बगैर पर उनकी औरतों के साथ। इस तरीके की बातें अगर लिखी होंगी, इस तरीके की बातें अगर छपी होंगी, पोस्टर चस्पा होंगे, तो कोई एक शख्स, फिर चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, वो क्या सोचेगा? क्या उसके लिए वो स्थान सुरक्षित रह पाएगा? खुलेआम इस तरीके की धमकियां दी गई, खुलेआम कत्लेआम हुआ, कत्लेआम वहां पर आम हो गया, सामान्य हो गया। सरकारें सोती नहीं, प्रशासन सोता रहा। गिरजा टिक्कू नाम की एक महिला, आप सबने, मुझे उम्मीद है, नाम सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं। गिरजा टिक्कू, वो तस्वीर सबने देखी है जिसमें
उनका जो आप कह सकते हैं कि जो उनका शव है वो क्षत विक्षत हालत में है। उनका गैंगरेप हुआ, उनको फिर मार दिया गया। इसके अलावा एक आतंकवादी बिट्टा कराटे नाम का, जिसका आपने इस मूवी अगर आपने अब देखी है तो उस मूवी में भी उसको दिखाया गया है, और वो खुलेआम ये बात कहता है कि उसने 20 कश्मीरी पंडितों को मारा, और इसमें उस बात को इस आदमी को कोई गुरेज नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 60,000 परिवार कश्मीर छोड़कर भाग गए। 60,000 परिवार मैं कह रहा हूं। अब इन 60,000 परिवारों में आप मानकर चलिए कि तकरीबन 2 से 3 लाख के बीच लोग होंगे, हो सकता है उससे भी ज्यादा लोग हों। आधिकारिक इसका डेटा नहीं आया। यही ये दर्शाता है कि हमारी सरकारों की संवेदनशीलता कितनी ज्यादा थी कश्मीरी पंडितों की तरफ। हमारी सरकारें उनके पुनर्वास के लिए कितनी ज्यादा संवेदनशील, कितनी ज्यादा गंभीर थी, संजीदा थी कि अगर ये लोग विस्थापित हुए तो फिर ऐसे प्रयास किए जाएं कि उन आतंकवादियों को, उन कट्टर इस्लामिक जिहादियों को न्यूट्रलाइज किया जाए और फिर इन कश्मीरी पंडितों को वापस उनके घरों में भेजा जाए। क्योंकि ये किसी को भी, अगर आप किसी के घर से बाहर निकालते हैं तो उस पर क्या बीतती है वही समझ सकता है अगर उसके साथ ये चीज घटना हुई हो। और हमारे देश में ये एक परंपरा रही है कि हम बड़े आसानी के साथ लोगों को भूल जाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो भुला ही दिया, लेकिन हमारी अपनी कम्युनिटी ने, हमने देश भर में, सोचिए, मैं इसीलिए माफी मांगता हूं कि ये मूवी आई तब हम सब जागृत हुए हैं, नहीं तो हम लोगों ने बड़े आसानी के साथ इन लोगों को भुला दिया, क्योंकि शायद हम लोग के लिए एक नंबर है, या शायद हमारे लोग ये समझते ही नहीं, देश के लोग, कि कश्मीरी पंडित भी इस देश के नागरिक हैं। जम्मू कश्मीर के भीतर हमारे ही लोग के साथ इस प्रकार की घटना हुई, और उसको दर्शाने के लिए, उसको पहुंचाने के लिए हमें एक मूवी जब आती है तब हम सब जागृत होते हैं। ये तो तब से ही शुरू हो जाना चाहिए, प्रदर्शन तब से ही शुरू होने चाहिए, अखंडता के साथ उनके साथ तब से ही खड़ा होना चाहिए था, जब से ये शुरू हुआ। जब से पहला जत्था, जब पहला वहां से निकलता है, जम्मू में दाखिल होता है शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए, तब से ये शुरू होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि 3 दशक से ज्यादा का समय बीत गया और आज भी हम सब वही बांसुरी बजा रहे हैं, सेकुलरिज्म की बांसुरी। तरह तरह के पैकेजेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोशिशें हुई, कांग्रेस की सरकार ने भी की, बीजेपी ने उसको और जोर शोर के साथ बढ़ाया। बीच में आप जानते हैं कि 2019 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को भी हटाया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है उसको छीन लिया गया और उसको 2 हिस्सों में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लेकिन ऐसा भी कहा गया कि पहले 500 रुपए, ये फैक्ट है, पहले 500 रुपए प्रति कश्मीरी परिवार को दिए जाते थे, जो कि अब बढ़ते बढ़ते 13,000 रुपए हुए हैं। यानी कल्पना कीजिए कि 500 रुपए से 13,000 रुपए ही दिए जाने लगे हैं। सिर्फ इतने रुपए दिए जाते हैं कश्मीरी परिवार को उसका गुजारा भत्ता करने के लिए। यह है संवेदनशीलता, यह है सरकारों की संवेदनशीलता। आवास के नाम पर कुछ अब गिनती के आवास उनको लोगों को दिए हैं, कुछ हजारों की संख्या में सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं, लेकिन दर्द बहुत बड़ा है, दर्द बहुत बड़ा है। और उन तमाम चीजों के सामने, उस दर्द के सामने, ये तमाम प्रयास, ये तमाम कोशिशें बहुत छोटी है। 1990 के बाद हालांकि वहां पर कुछ लोगों ने रुकने का फैसला किया। आज ये कहा जाता है कि तकरीबन 800 परिवार वहां पर हैं, कुछ 3,000 के करीब वहां पर कश्मीरी पंडित अभी भी घाटी में सुरक्षित हैं। और वो किस प्रकार से रह रहे हैं, सुरक्षित कह लीजिए, आप कह सकते हैं बचे हैं, किस प्रकार से वो रह रहे होंगे, किस डर के साए में, ये सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको एक संक्षेप में बताने की कोशिश की है कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ। मूल बात यह है दोस्तों कि यहां पर किसी एक धर्म के विरुद्ध मैं नफरत फैलाने की बात नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि एक मूवी क्या पूरे समाज को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक, क्या हर एक भारतवासी को खड़ा कर देगी कश्मीरी हिंदुओं के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ, कि भाई आपके साथ जो अत्याचार हुआ है हम आपके साथ खड़े हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इस मूवी के बेसिस पर जो जुडिशरी है हमारी, जो न्यायपालिका है हमारी जुडिशरी, वो निर्णय देगी और उस टाइम में जो जिन लोगों ने भी अत्याचार किया, जिन लोगों ने भी नरसंहार किया, उन लोगों को सजाएं होंगी, कड़ी से कड़ी सजाएं होंगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तब नहीं हुआ तो एक मूवी के आने से भी ये लोग नहीं जागेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि हर एक शख्स को इस बात का एहसास होना चाहिए भारत के, कि हमारे अपने भाइयों के साथ, हमारे अपने बड़ों के साथ
हमारी अपनी माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ, ये सुनिश्चित करना चाहिए, एहसास भी होना चाहिए उस दर्द का और सुनिश्चित करना चाहिए। और सिमिलरली हमारी सरकार को, हमारे स्थानीय प्रशासन को भी, कानून व्यवस्था को लागू करने वाली एजेंसीज को भी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, कि इस प्रकार की घटना फिर कभी ना हो, फिर कभी ना हो और किसी के साथ ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ वो बयां नहीं कर सकते, बयां नहीं कर सकते। और इसको कितनी आसानी के साथ लोगों ने भुलाया है माफ कीजिएगा, कितनी आसानी के साथ इसको दबाया है, ये बात भी किसी से ढकी छिपी नहीं है। सेलेक्टिव अप्रोच, प्रोपेगेंडा, सेकुलरिज्म के नाम पर एक झूठी वेव क्रिएट करना कि सेकुलरिज्म तो केवल उस धर्म के लिए होगा, अगर उस माइनॉरिटी के लिए, अगर उस माइनॉरिटी कम्युनिटी की अगर एक शख्स की भी हत्या हो जाएगी तो हम, और फिर उसके कारण जाने बगैर हम आग लगा देंगे, हम कैंडल मार्च निकालेंगे, हम ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कराएंगे, हम सरकार को घेरेंगे, हम फौज पर, सेना पर सवाल उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर लाखों लोग वहां से विस्थापित हो गए, उसका कोई आंकड़ा नहीं है, उन लोगों को कोई न्याय नहीं मिला और सिर्फ प्रोपेगेंडा हुआ। अलग अलग संस्थान में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उनके यूथ विंग के द्वारा सिर्फ प्रोपेगेंडा हुआ कि कश्मीरी पंडितों का तो नरसंहार हुआ ही नहीं, वो तो पलायन किया उन्होंने। और ये भी कहा जाने लगा कि कश्मीरी मुसलमानों ने उनको रोकने की कोशिश की। सोचिए, एक अधिकारी का मुझे किस्सा याद आ रहा है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो स्वयं मुस्लिम थे। वो कहते हैं कि भाई उनके पास कुछ लोग आए और उन्होंने ये बात कही कि कश्मीरी पंडितों को आप क्यों जाने दे रहे हैं, इसके बाद फौज जो है वो खुलेआम अत्याचार करेगी। सोचिए, उनकी ये सोच है। तो इस अधिकारी ने ये बात कही कि आप कैसे ये सोच सकते हैं कि अगर एक कम्युनिटी के खिलाफ खुलेआम फतवा जारी हो जाए, खुलेआम यह ऐलान होने लगे, मस्जिदों से, लाउडस्पीकर से, चौराहे पर पोस्टर चस्पा हो जाए कि आप खतरे में हैं, आपको यहाँ से निकलना होगा या फिर आपको मार दिया जाएगा, आपको इस्लाम कबूल करना होगा, तो आप क्या सोचेंगे? इस तरीके से देश के एक राज्य में हुआ। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि हम 1947 में स्वतंत्र हो चुके हैं, खत्म हो गई बात। इसके बाद अगर जो कोई भी इस देश से आजादी की बात करता है वो मेरे लिए आतंकवादी है। ये मैं आपको एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज की इस वीडियो में बोल रहा हूं कि इस देश में 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद से हमारा देश भारत, जो हजारों वर्षों की, असंख्य वर्षों की एक बहुत बड़ी सभ्यता है, एक राष्ट्र है, जीवंत राष्ट्र है, वो राष्ट्र 1947 में जब भारत बना, तो आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत 1947 में आया। और उसके बाद से जो कोई भी अगर किसी भी राज्य में, इस देश के भीतर किसी भी इलाके में अगर आजादी की बात करता है तो फिर वो आतंकवादी है। और जैसा कि एक बात सच है कि अत्याचार की जो बात करते हैं वहां पर कश्मीरी मुसलमान, उन्होंने हथियार उठाए, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं ने हथियार नहीं उठाए। वो आज भी जम्मू में रह रहे हैं बड़ी तादाद में, उसके बाद फिर दिल्ली में रहते हैं, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं हजारों लोग। उनको ना तो न्याय मिला और ना ही उनके साथ कोई खड़े होने में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि कोई इसमें आप कह सकते हैं स्टारडम नहीं है ना। ये मुद्दा किसी के लिए बड़ा बोरिंग मुद्दा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन जब जिन पर बीतती है उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या कुछ झेला है। मैं कश्मीरी पंडितों के साथ हूं, मैं हर उस नागरिक के साथ हूं जिसके साथ इस प्रकार का धर्म के आधार पर उसका नरसंहार किया गया हो और उनको मजबूर किया गया हो कि आप अपनी माटी को छोड़ें और आप दूसरे जगहों पर रहें। मेंटली जो चीज होती होगी, आप कल्पना कीजिए कितना प्रेशर होता होगा। और अंत में इतना कहना चाहूंगा कि हमारे देश के भीतर ऐसे कई सारे लोग हैं जो फिलिस्तीन, जो अफगानिस्तान, अब तो यूक्रेन और रूस को लेकर भी अपने आंसू बहा रहे हैं, लेकिन कभी उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कश्मीरी पंडितों के नरसंहार, उनके पलायन और उनके विस्थापन पर। सरकारों से मैं उम्मीद करना चाहता हूं कि आप अगर कुशल नेतृत्व की बात करते हैं, बीजेपी सरकार इस समय है, इस समय जम्मू कश्मीर में राज्यपाल, उपराज्यपाल का शासन है, वहां पर मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग तीव्र गति से काम कीजिए, कश्मीरी पंडितों को वापस उनके पास, उनके माटी पर भेजिए, उनकी भूमि पर भेजिए और सुनिश्चित कीजिए कि कोई कट्टरपंथी इस्लामिक ताकत उनको विस्थापित करने की जुर्रत ना कर पाए, हिमाकत ना कर सके। पूरी सुरक्षा आप दीजिए उनको, और ऐसे लोगों को, जो आतंकवादी हैं, इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। इन लोगों ने इस्लाम को भी नहीं पढ़ा और फिर इस्लाम के नाम पर ही जहर घोलते हैं। अभी हाल में कल ही एक कर्नाटक हाईकोर्ट का निर्णय आया, आप सबने देखा, हिजाब को लेकर, और वहां पर जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं,
वो आके पीसी करती हैं और कहती हैं हमें जस्टिस नहीं मिला। सोचिए, हिजाब पूरे देश से बैन नहीं हो रहा, स्कूल कॉलेजेस में ना पहनो इसलिए रोक लगाई गई है, और वो कहती है हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। तो ये लोग क्या हैं फिर, जिनको उनके घरों से निकाल दिया गया, उनका नरसंहार किया गया, पति के सामने पत्नी का गैंगरेप किया गया, पति के खून से सने हुए चावल खिलाए गए। हमने जो फिल्मों में देखा, फिल्म में देखा, माफ कीजिएगा, वो तो बहुत ही छोटा हिस्सा है। हकीकत क्या कुछ रही होगी। और ये लोग यहां पर उठाते हैं बात कि इनको कुछ एक छोटा सा कोई राइट नहीं मिला, तो उस पर ये कहते हैं जस्टिस नहीं मिला हमें। राइट्स की बात हर कोई करता है, ड्यूटी की बात कोई नहीं करता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।